Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मतलब मैं बात कर रहा हूँ अब गोल्ड एंड सिल्वर की। अब पहले तो मैं आपसे जानूंगा कि भाई गोल्ड एंड सिल्वर आपको क्या लगता है किस माहौल में अच्छा करते हैं? बोलो, 4 ऐसे फैक्टर्स बताओ ताकि मुझे समझ में आए। हाँ, मैरिज सीजन में, चलो परफेक्ट है। तो गोल्ड की डिमांड और सिल्वर की डिमांड फेस्टिवल में बढ़ जाती है। दूसरा, अनसर्टेन होती है, जब ग्लोबल मार्केट अनसर्टेन होती है। तो जब भी ग्लोबल मार्केट अनसर्टेन होगी, ग्लोबल मार्केट जब भी अनसर्टेन होगी तब गोल्ड की जो डिमांड है वो ऊपर जाएगी। जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होगी ना तब भी गोल्ड चलता है। और एक और चीज, इसको ना इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज माना जाता है। तो जब भी इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगी ना तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर जहां भी मार्केट में आपको नजर आएंगे वहां पे गोल्ड की डिमांड बढ़ते हुए नजर आएगी। तो गोल्ड के लिए ये 4 मेजर फैक्टर्स काम करते हैं। और इसमें मैं एक और चीज लिख के बता देता हूं, इनफैक्ट ये 5 मैटर करते हैं मेजर फैक्टर्स। यहां पे ना जो सेंट्रल बैंक है ना, जब वो बाय करता है ना, उसके डेटा आप देख लेना। तो हर देश का जो सेंट्रल बैंक है, जब भी वो बाइंग करेगा गोल्ड की कीमतें ऊपर जाएंगी। पिछले 3 साल का डेटा उठा के देखो, इंडियन सेंट्रल बैंक, अमेरिकन सेंट्रल बैंक, चाइना सेंट्रल बैंक, हर सेंट्रल बैंक ने पिछले 3 साल में बहुत ज्यादा खरीदारी की है गोल्ड में। इसी वजह से गोल्ड के जो प्राइजेस हैं वो ऊपर जा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए देता हूं। आपने देखा होगा बहुत सारे फंड्स बने होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड काम करता है ना, इसी तरह से गोल्ड फंड होते हैं। तो जब गोल्ड फंड ज्यादा बन जाते हैं या उनकी लिमिट बढ़ जाती है इन्वेस्टमेंट करने की, या फिर पेंशन फंड को ये वो दिया जाता है कि आप कमोडिटी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो ऐसे जब भी फंड को नई एक अप्रूवल मिलती है कि आप भी कमोडिटी फंड में काम कर सकते हो या गोल्ड फंड में काम कर सकते हो, वहां से भी ना गोल्ड को मोमेंटम मिलता है। जैसे अभी चाइना में हुआ, चाइना का एक फंड है जिसको गोल्ड खरीदने के लिए उन्होंने अप्रूवल दिया कि आप अपने टोटल कॉर्पस का 1% या 0.% कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और हमने देखा कि वहां से गोल्ड के जो प्राइजेस हैं 30,000 रुपए बढ़ गए। तो उसके लिए वो बहुत भयंकर डिमांड वहां से जो है ना एमर्ज होके आई, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइजेस ऊपर गए। तो ऐसे प्राइजेस के लिए भी ऐसे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, पर मेजर ये 5 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से गोल्ड प्राइसेस हमेशा ऊपर जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं बेस मेटल की। अब आपको ये देखना है कि बेस मेटल का यूज कहां होता है। देखो, बेस मेटल का यूज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो जब भी ना इंफ्रा ग्रोथ होगी तो बेस मेटल की डिमांड बढ़ेगी। देखो, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ना आपको लोन की जरूरत पड़ती है, मैंने कल पढ़ाया था। यानी जब भी लो इंटरेस्ट रेट होंगे ना तब बेस मेटल अच्छा करेंगे। लो इंटरेस्ट रेट और इंफ्रा ग्रोथ, ठीक है, ये 2 चीजें ऐसी होती हैं जो बेस मेटल के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव मानी जाती हैं। तो एनर्जी में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आता है। तो देखो, एनर्जी यानी नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि एक तो इसे ना फ्यूल के तौर पर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, यानी गाड़ियों में यूज करते हैं। तो ऐसा समझिए जो गाड़ियों में इसका यूज है वो तो कम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यानी एक तो इसका ऑटो सेक्टर में यूज है। दूसरा, बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि विदेशों में ना ठंड पड़ती है और ठंड को कम रखने के लिए उनके घरों में बॉयलर लगे होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल गैस से ना उसको गर्म रखा जाता है। तो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है ना वहां पे नेचुरल गैस का कंजम्पशन ज्यादा होता है। इसीलिए अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, क्योंकि वहां पे ठंड बहुत पड़ती है। तो जिस भी कंट्री में ठंड पड़ेगी उसमें एनर्जी का यूज तो होगा ही होगा। आप समझ पा रहे हो? तो ये जो नेचुरल गैस है और क्रूड ऑयल है, इसका बहुत सारा यूज ये जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये कर लेती हैं। अब यहां पर एक बात बताओ, अगर सर्दी ज्यादा पड़ेगी तो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी भी तो ज्यादा होगा। आपने नोटिस किया होगा आपकी गाड़ी में जो फ्यूल है ना सर्दियों में ज्यादा कंज्यूम होता है, गर्मियों में कम। इंजन को गर्म करने में ज्यादा टाइम लग जाता है ना, सीधा सीधा लॉजिक है। यानी मैं बोलता हूं अगर 10 ग्राम्स का भी फर्क पड़ता है, बहुत फर्क हो गया ना, समझ पा रहे हो? तो जो विंटर है, विंटर में एनर्जी ज्यादा यूज होती है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं
और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। और जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होगी ना, तो ध्यान रखना सबसे पहले इसके प्राइसेस ऊपर जाते हैं। यानी जियोपॉलिटिकल टेंशन सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है एनर्जी के प्राइसेस को। अब इसका लॉजिक देता हूं तुमको। अब आप सोचोगे सर किसी कंट्री में युद्ध हो रहा है, उस कंट्री में कैसे प्राइसेस ऊपर जाते हैं। देखो, हमेशा ध्यान रखो, जब दो कंट्रियां आपस में लड़ती हैं ना, तो जो जल मार्ग होते हैं ना, जल मार्ग उन्हें रोक दिया जाता है, बाधित कर दिया जाता है। तो जब भी किसी कंट्री में लड़ाई होती है ना, तो जो सप्लाई होती है वो हैम्पर हो जाती है, जिसकी वजह से माल पहुंच ही नहीं पाता है या सप्लाई हो ही नहीं पाती है, जिसकी वजह से जो डिमांड सप्लाई है वो मिसमैच हो जाते हैं और प्राइसेस शूट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये मेन रीजन होता है। तो आपने देखा है कि कमोडिटी को जब भी आप रिसर्च करेंगे, इन सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखकर काम करेंगे। अब एक और चीज कि कमोडिटी में ना कौन से लोग हैं जो काम करते हैं। देखो, यहां पर ट्रेडर काम कर सकता है, यहां पर इन्वेस्टर भी काम कर सकता है, यहां पर फार्मर लोग भी काम कर सकते हैं, और यहां पर कंपनीज, ऐसी कंपनी जिनका कमोडिटी प्राइस रिस्क होता है, वो कंपनियां भी स्पेशली यहां पर काम करती हैं। अब आप बोलेंगे कि सर कौन सी कंपनीज हैं जिनका कमोडिटी रिस्क होता है, तो बहुत सारी कंपनीज हैं, पर मैं एक कंपनी का एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा, और उसका नाम है हैवेल्स। तो आप सब लोगों ने हैवेल्स का नाम सुना है। हैवेल्स कंपनी क्या करती है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाती है, वायर्स बनाती है, स्विचेस बनाती है। किससे बनते हैं? कॉपर से बनते हैं। अब ये सोचो कि कॉपर की कीमत आज चल रही है, मान लेते हैं 880 रुपए पर केजी। ठीक है, तो हैवेल्स ऐसा तो नहीं है 2-4 केजी यूज करती होगी, टनों में यूज करती होगी। अब मान लेते हैं हैवेल्स की जो डिमांड है ना फॉर कॉपर, वो है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 100 टन, ज्यादा भी हो सकती है, हम ये मान लेते हैं। अब ये 100 टन कॉपर यहां से बढ़कर चला जाता है 1000 रुपए, ये करंट मार्केट प्राइस हो जाता है इसका। तो कॉपर की कीमतों में परसेंटेज टर्म में कितना परसेंट बढ़ा कॉपर? टेंटेटिवली 11-12%। अब ये 11-12% का जो इंक्रीज आया, यानी जो 12% इंक्रीज हो गया कॉपर प्राइसेस, जब ये कॉपर लेगा हैवेल्स तो महंगा मिलेगा। अब ये जो महंगा कॉपर लेगा 12% का, ये किसकी तरफ पास ऑन करेगा हैवेल्स? कस्टमर की तरफ से, यानी हैवेल्स के प्रोडक्ट आपको 15% महंगे मिलेंगे। अब देखो, आप घर बनाते हो ना, तो 2-3 लाख रुपए की तो यार फिटिंग हो जाती है घर में। अच्छा घर बनाओ ना, तो 2-3 लाख रुपए की तो ये हैवेल्स की फिटिंग हो जाती है। अब देखो, अब बात यहां आती है कि 2-3 लाख रुपए आपने बजट बनाया हुआ है, पर जब वो 3 लाख से 3.5 लाख होगा ना, तो वो जो 50,000 का अंतर है ना, आपको मजबूर कर देगा अपनी डिमांड को स्विच करने में हैवेल्स से किसी दूसरी कंपनी पर। मजबूरी हो जाएगी ना, बजट जब हिल गया तो जब ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है, तो हैवेल्स भी इस बात को जानता है कि अगर हर बंदा ऐसे करेगा, अगर मैंने प्रोडक्ट के दाम एकदम से बढ़ा दिए, तो क्या होगा? मेरी कंपनी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, जिससे मेरी कंपनी बंद भी हो सकती है। ये तो हैवेल्स को भी पता है ना, ये बिजनेस रिस्क है, ये उसे पता है। तो हैवेल्स कंपनी क्या करती है कि जितने भी उसको डिमांड करनी है, जितने भी उसका यूसेज है, उतना जाकर ना MCX पर बाय कर लेगी। अब अगर कीमतें ऊपर जाती हैं तो हैवेल्स कंपनी का फायदा है। अब कीमतों में तेजी आने की वजह से हैवेल्स कंपनी को ये 12% का नुकसान नहीं होगा, और उसे जो प्राइस है उसको सस्टेन करने में भी मदद मिलेगी। कंज्यूमर कल को हैवेल्स पर ही रहेगा, स्विच नहीं करेगा अपनी डिमांड को। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब यहां पर
मान लेते हैं कीमत चली गई 1000 रुपए, तो अब हैवेल्स को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको आज भी जो डिलीवरी मिलेगी वो कितने पर मिलेगी, क्योंकि हैवेल्स ने खरीदा कब था कॉपर, इस प्राइस पे खरीदा था ना, तो मतलब इस प्राइस से नहीं है हैवेल को, क्योंकि हैवेल्स ने जब इस प्राइस पर ये खरीदा था कॉपर, तो उसको डिलीवरी भी इसी प्राइस पर मिलेगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब हैवेल्स के पास दो ऑप्शन है कि या तो वो जितना भी उसने कॉपर खरीदा था उसको बेच दे, और बेच कर जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट ले ले 12% का, एक काम तो ये भी कर सकता है, या हैवेल्स चाहता है कि कॉपर की फिजिकल डिलीवरी उसको मिले। ठीक है, कॉपर की फिजिकल डिलीवरी उसको मिले, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। ये भी पॉसिबल है, हैवेल्स ये भी ले सकता है। अब इसका एक प्रोसेस होता है, एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ता है आपको जितना भी मार्जिन है, क्योंकि देखो यहां तो आपने परसेंटेज दिया है ना, पूरा मार्जिन आपको देना पड़ता है डिलीवर करने के लिए, और वहां पर अपना इंस्पेक्टर लेकर जाएंगे इनके वेयर हाउस पर, जो एक्सचेंज आपको इन्फॉर्म करेगा, क्वालिटी चेक करेंगे, अपना ट्रांसपोर्ट लेके आएंगे और जो माल है आप उठवा लेंगे। अगर छोटा सामान होता है लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, तो एक्सचेंज आपको डोर स्टेप पर डिलीवर करता है, पर ऐसे सामान को आपको खुद लेके जाना पड़ता है क्योंकि बड़ी क्वांटिटी होती है, क्वालिटी मैटर करती है, तो आपने क्वालिटी चेक भी करनी होती है। तो ये सभी प्रोसेस वो कंपनियां कर लेती हैं जिनका कमोडिटी रिस्क होता है। अब इसी तरह से आप देखो, आप ब्रिटानिया कंपनी बिस्किट बनाती है, तो जो वीट है वो उसका रिस्क हो गया, वीट की प्राइसेस ऊपर नीचे हो गए, तो ये सारी कंपनियां हेज कर देती हैं अपने रिस्क को इस एक्सचेंज पर जाकर। ठीक है, तो ये आपने समझा कि किस तरह से ये लोग काम करते हैं और किस तरह से आप काम करते हैं। तो आई होप सबको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, परफेक्ट रहती है सर। नहीं, एग्रीकल्चर में लेदर कैसे आएगा? लेदर ट्रेड नहीं होता, हस्बेंड्री एक कैटेगरी होती है, उनमें आता है ये सारी चीजें। कभी जूलर पे जाकर गोल्ड खरीदते हो तो जूलर क्या बोलता है, भैया गोल्ड ना आजकल आ नहीं रहा आगे से, ऐसे बोलता है ना। यार मुंह लटके हुए हैं सारे पतियों के। शॉपिंग पे नहीं ले जाते हो क्या? गए हो ना, ये रियल एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखो धनतेरस पे तुम ज्वेलरी खरीदने जाओ, धनतेरस पे नॉर्मली सभी ले लेते हैं, तो जब ज्वेलरी खरीदने जाते हो तो आप बोलते हो भैया डिस्काउंट मिलेगा क्या? वो क्या बोलेगा, गोल्ड पहले ही महंगा हो रहा है, कहां से डिस्काउंट मिलेगा? ऐसे नॉर्मली मैंने सुना है, मेरे को हालांकि कोई ना नहीं करता क्योंकि मैं अपने जानकारों की दुकान पे जाता हूँ। ठीक है, पर नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस पे तो यही होता है ना कि वो बोलेगा भैया डिस्काउंट कहां से दूं, आगे से माल ही नहीं आ रहा, आप मुझे दिला दो इतने रेट पे। आप बोलोगे वो बराबर वाली शॉप पे तो इतने रेट पे दे रहा है, तो वो क्या बोलेगा, आप एक काम करो मुझे दिला दो, यही बोलता है ना जूलर। पर यहां पर जो आपकी स्क्रीन पर प्राइस है वही तो आपको नजर आएगा। तो यहां पर क्या है, ट्रांसपेरेंसी है। तो सबसे पहली चीज एमसीएक्स में क्या मिलती है आपको, ट्रांसपेरेंसी। यहां पर तो एमसीएक्स वाला आपको नहीं बताएगा ना कि देखो अभी करंट रेट मान लेते हैं हम 90,000 चल रहा है फॉर एन एग्जांपल, 90,000 के रेट में आप ट्रेड डालो, आपको क्या सिस्टम मना कर देगा कि मार्केट में रेट है 1 लाख रुपए, मैं 90,000 का नहीं देता? जो रेट दिख रहा है उसी पर तो लोगे। तो कहने का मतलब क्या, यहां से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी कहां मिलेगी? मिलेगी कहीं पे? ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे, वाइड पार्टिसिपेशन है। अब एक बात बताओ, गोल्ड को जब बेचने के लिए जाते हो तो 3% का जीएसटी कटता है, और अगर ज्वेलरी बेचने जाओगे तो 10% ज्वेलर कभी वो भी काट लेता है। पर यहाँ तो जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वही कटेंगे ना, 10% कटने का सवाल ही नहीं है। अब आप ये बोल सकते हो कि ये 24 कैरेट का है और 24 कैरेट में नहीं कटते, पर देखो वहां पे फिर से ट्रांसपेरेंसी का इशू आएगा कि वो बोलेगा, जब बेचने जाओगे तो बोलेगा कि गोल्ड सस्ता हो गया, वो रेट ही नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर कोई टेंशन तो नहीं है ना, वाइड पार्टिसिपेशन मिलेगा। तीसरी चीज, घर पे 1 करोड़ का गोल्ड रखने में नींद आएगी रात को? नहीं आएगी ना, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, पर यहाँ तो कोई इंश्योरेंस कॉस्ट ही नहीं है।
तो यहाँ पर इंश्योरेंस कॉस्ट बच जाती है और यहाँ पर आपको लिवरेज मिलती है। देखो 1 करोड़ का गोल्ड कितने में मिला यहाँ पे, 1 करोड़ का गोल्ड कितने में मिला यहाँ पे, 7.5 लाख में। तो लिवरेज कितनी हो गई, ज्यादा हो गई ना, 13 टाइम्स हायर हो गई। तो सोचो ये क्यों हो रही है, क्योंकि एक्सचेंज पर आप ट्रेड कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात एडिशनल एवेन्यू है, यानी डाइवर्सिफाई करने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट को ये बेटर प्लेस है। तो डाइवर्सिफाई कर देता है ये आपकी इन्वेस्टमेंट को। तो ये सारे के सारे फायदे आपको कहाँ मिलते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज पर।